गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अंत में जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हम स्टडी कर रहे थे रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रोजगार तथा उत्पादन निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम आज रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है ये कोई एक अर्थशास्त्री या किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। यह सिद्धांत कुछ परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, माल्थस तथा कुछ नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों मार्शल तथा पीगू, इन सभी के विचारों का समन्वय करके बनाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य विशेषता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में ना तो बेरोजगारी पाई जाती है और ना ही अति रोजगार पाया जाता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था अपने आप पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन में रहती है, ना ही बेरोजगारी और ना ही अति रोजगार पाया जाता। और इन्हीं अर्थशास्त्रियों का जो मुख्य कथन है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फ्यूचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और यदि अल्पकाल में किसी कारणों से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी यदि पाई जाती है तो वह केवल थोड़े समय के लिए ही रहती है। और बेरोजगारी की स्थिति में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक शक्तियां हैं उनमें स्वतः इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि अर्थव्यवस्था फिर से पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में आ जाएगी। तो इस सिद्धांत की जो आपने ये जो इंट्रोडक्शन देनी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या करो। तो सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, इसके बाद इसकी एजम्पशन या मान्यताएं लिखनी है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं मुख्यतः मैं आपको बता देता हूँ। विचारवान मनुष्य, रेशनल मैन, और सेकंड क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। थर्ड इज है इसकी लेजेज फेयर, हस्तक्षेप की नीति। अगली इसकी है मुद्रा केवल विनिमय का साधन है, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से एक और इसकी है घटते सीमांत प्रतिफल का नियम। एक इसकी है मजदूरी तथा कीमतों में परिवर्तन, ब्याज की दर में परिवर्तन। इस तरह से आपने इसकी सभी एजम्पशन लिखनी है। इसके आगे आपने 3 पॉइंटों के आधार पे इसकी व्याख्या करनी है इस सिद्धांत की। पहला है इसका मजदूरी, मजदूरी की लोचशीलता या मजदूरी में परिवर्तन। सेकंड है इसका से का बाजार नियम या ब्याज की दर में परिवर्तन। अथवा
वस्तु बाजार में संतुलन। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है कीमत स्तर की लोचशीलता। अथवा मुद्रा बाजार में संतुलन। इन तीनों पॉइंटों को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब इसकी इक्वेशन देखेंगे। रोजगार के परंपरावादी जो मॉडल है इसकी कौन सी इक्वेशन या समीकरण है इसकी। तो पहली इसकी है P इज ए फंक्शन ऑफ n। पहली इसकी इक्वेशन है P इज ए फंक्शन ऑफ n। P क्या है यहाँ? प्रोडक्शन या उत्पादन। n क्या है? एम्प्लॉयमेंट या रोजगार। इसका क्या अर्थ हुआ? उत्पादन श्रम का फलन है। नेक्स्ट जो इसकी इक्वेशन है सेकंड इज NS इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। NS क्या है? श्रम की पूर्ति, W बाई P वास्तविक मजदूरी। तो इसको लिखेंगे श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का सीधा संबंध है। थर्ड इसकी इक्वेशन है वो ND इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। ND क्या? श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का विपरीत फलन है। नेक्स्ट जो इसमें इक्वेशन है वो है फोर्थ S इज ए फंक्शन ऑफ R। बचत ब्याज की दर का फलन है। एंड फिफ्थ इज I इज ए फंक्शन ऑफ 1 बाई R। I क्या है? इन्वेस्टमेंट। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो निवेश ब्याज की दर का विपरीत फलन है। अर्थात ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम हो जाता है और ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है सिक्स्थ S इज इक्वल टू I। बचत और निवेश बराबर होते हैं। यदि इनमें किसी समय असमानता पाई जाती है तो ब्याज की दर में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि बचत और निवेश बराबर हो जाएं। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो MV इज इक्वल टू P। P क्या है? P इज ए फंक्शन ऑफ M। V और T अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। M क्या है यहाँ? मनी सप्लाई या मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति। V वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति किसे कहते हैं? मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, इसे मुद्रा की चलन गति कहते हैं। P क्या है? कीमत स्तर
और टी क्या है, ट्रेड ट्रांजैक्शन या व्यापार की मात्रा अथवा अर्थव्यवस्था या किसी बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा जो बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से ये आपने इक्वेशन करनी है इसकी। और इस सिद्धांत के अब देखो निष्कर्ष थे कुछ, वो देखेंगे। इस सिद्धांत के मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं। इस सिद्धांत के जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है, पहला है पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा अति रोजगार की कोई समस्या नहीं पाई जाती। और दूसरा इसका जो निष्कर्ष है वो है पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ लिया इन्होंने, पूर्ण रोजगार का अर्थ है केवल और केवल अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति। पूर्ण इसका क्या अर्थ है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं, जैसे संघर्षात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी। इंग्लिश में मैं आपको फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह से आपकी जो लास्ट थी वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में पाई जा सकती हैं, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जा सकता। अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है, जब कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो परंतु उसे काम नहीं मिल रहा, तो इसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। इसका अगला जो है वो निष्कर्ष संतुलन केवल और केवल पूर्ण रोजगार की दशा में ही संभव है। नेक्स्ट इसकी जो निष्कर्ष है, सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है, परंतु अल्पकाल में आंशिक बेरोजगारी पाई जा सकती है और उसमें भी क्या होगा, दीर्घकाल में वो आर्थिक शक्तियों में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि वो बेरोजगारी दूर हो जाती है। और इसका जो अगला निष्कर्ष है वो नगद मजदूरी में कमी करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। नगद मजदूरी में कमी करने से वास्तविक मजदूरी कम होगी और इससे रोजगार की मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक ये निष्कर्ष है इसका। नेक्स्ट इसका निष्कर्ष है मजदूरी दर परिवर्तनशील होनी चाहिए और यह सिद्धांत जैसा कि आपको बताया था से के बाजार नियम पर आधारित है। और इसकी नेक्स्ट एजम्पशन है बचत तथा निवेश में समानता, और यह समानता ब्याज की दर में परिवर्तन के माध्यम से स्थापित होती है। तो अब इसका जो लास्ट इस चैप्टर का जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, इसका हमने इसकी व्याख्या की, अभी हमने इसके निष्कर्ष देखे। अब इसके जो हम आलोचना या क्रिटिसिज्म है वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो देखेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, मुख्यतः क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जो मान्यताएं होती है या एजम्पशन होती हैं वो ही किसी सिद्धांत या थ्योरी की आलोचना या क्रिटिसिज्म होती हैं। तो इसको देखेंगे, क्रिटिसिज्म क्या है इसकी। पहली इसकी क्रिटिसिज्म है से का बाजार नियम अवास्तविक है। सेज लॉ ऑफ मार्केट इज अनरियलिस्टिक। से का बाजार नियम अवास्तविक है। इसका क्या अर्थ है,
जैसा कि से ने बताया, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों तथा केंज ने इसकी आलोचना की कि अर्थव्यवस्था में हमेशा कुल मांग तथा कुल पूर्ति कम होती है, परंतु जैसा कि केंज ने बताया कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग या प्रभावपूर्ण मांग कुल पूर्ति से कम रह सकती है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी और कुल मांग कम होने से, परंतु से ने कहा था कि कुल मांग तथा कुल पूर्ति हमेशा बराबर रहती है। इसके जवाब में केंज ने कहा कि से ने कहा पहले कि कुल सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, तो केंज ने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता। तो जो उत्पादन किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा बिक जाए, कई बार ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी मुख्य आलोचना पहली है। सेकंड इसकी है बचत तथा निवेश ब्याज सापेक्ष नहीं। सेविंग एंड इंटरेस्ट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। सेविंग एंड इंटरेस्ट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत तथा निवेश यदि बराबर नहीं है किसी अर्थव्यवस्था में, तो ब्याज की दर में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि ये बराबर हो जाएं, परंतु जैसा कि केंज ने बताया, बचत ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह आय के स्तर पर निर्भर करती है। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट के पश्चात उसका टारगेट होता है कि इतनी रकम उसे ब्याज के रूप में चाहिए, तो वो क्या करेगा, जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो कम बचत करेगा, ब्याज की दर कम होने से अधिक बचत करेगा। तो इस तरह से बचत है जो ब्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती है। इसी तरह से निवेश है वो भी ब्याज की दर पर डिपेंड नहीं करता। यह है वो निवेश पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा निवेश है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ब्याज की दर और इसके साथ साथ पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर डिपेंड करता है। तो यह अकेला ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करता। तो इस कारण ब्याज की दर में परिवर्तन होने से बचत और निवेश में समानता स्थापित नहीं होती। नेक्स्ट इसकी आलोचना है मजदूरी की लॉसशीलता तर्क की आलोचना। जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि नगद मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, परंतु केंज के अनुसार यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि एक तो आजकल जो न्यूनतम मजदूरी कानून है वो एक स्तर से आगे मजदूरी को कम नहीं करने देंगे और ना ही विश्व की कल्याणकारी सरकारें इस बात को अलाउ करेंगी कि मजदूरी को कम करके रोजगार बढ़ाया जाए। तो ये बात भी संभव नहीं है। इसकी नेक्स्ट जो एजम्पशन है श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम की पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी के बढ़ने से बढ़ जाती है और वास्तविक मजदूरी के कम होने से श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। परंतु जैसा कि केंज ने बताया कि कई बार क्या होता है, वास्तविक मजदूरी क्या होती है, नगद मजदूरी डिवाइडेड बाई कीमत स्तर। कई बार क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी, परंतु इस तरह से कम हुई वास्तविक मजदूरी को सभी मजदूर या सभी ट्रेड यूनियनें एक तरह से लेती है और वो वास्तविक मजदूरी कम होने पे भी श्रम की पूर्ति कम नहीं करती।
तो यह मान्यता भी इसकी एक आलोचना बन जाती है। नेक्स्ट इसकी है, नगद मजदूरी में कटौती करके रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। नगद मजदूरी में कटौती की मान्यता है वो भी अवास्तविक है। केंज ने जैसा कि बताया कि जो अर्थशास्त्री थे पिगू, वो ये बात भूल गए कि मजदूरी में कटौती, जो मजदूरी है वो एक तरफ तो उत्पादकों की उत्पादन लागत है और दूसरी तरफ जो मजदूर है या जो मजदूर हैं या अन्य साधन हैं उनकी आय भी है। तो यदि हम मजदूरी में कटौती करेंगे तो उन साधनों की आय कम हो जाएगी और इससे आगे मांग और कम होगी, तो रोजगार बढ़ने के स्थान पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी मजदूरी में कटौती करके। तो ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की केवल लागत पक्ष को देखा, इसके आय पक्ष की अवहेलना की। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है अल्प रोजगार की संभावना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संतुलन होगा, परंतु केंज ने बताया कि अल्प रोजगार की स्थिति में ही संतुलन होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में ही संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय का अभाव। इसका अर्थ है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी या अति रोजगार की समस्या पाई जाती है तो आर्थिक शक्तियों में स्वयं इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि पूर्ण रोजगार स्तर स्थापित हो जाएगा। परंतु केंज ने बताया कि ऐसा नहीं होता, स्वतः समन्वय नहीं होता। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों द्वारा रोजगार या तथा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। तो सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। इसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पशन है वो नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पशन है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अनुपयुक्तता। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अनुपयुक्तता, इसका क्या अर्थ है? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है कीमत स्तर बढ़ता जाता है और जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा कम होगी कीमत स्तर कम होता जाएगा। परंतु मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, जैसे कि हमने इक्वेशन की थी MB = PT, V और T को परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कांस्टेंट माना। केंज ने बताया कि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ V की गति कम हो जाए तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भी कीमत स्तर नहीं बढ़ता और सामान्यतः ऐसा होता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर V की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। और इसका नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है वो केवल विशिष्ट स्थिति का ही विश्लेषण करता है। विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण, यह सिद्धांत है वो केवल और केवल पूर्ण रोजगार की ही व्याख्या करता है, अल्प रोजगार तथा अति रोजगार की व्याख्या नहीं करता। जो लास्ट इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो यह सिद्धांत आनुभाविक तथ्यों पर आधारित नहीं है।
यह सिद्धांत एम्पिरिकल एविडेंस या एम्पिरिकल डाटा पर आधारित नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि जब 1930 की महामंदी आई, विश्व में आर्थिक मंदी, तो सभी देशों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और इस सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी की समस्या सबसे दूर हो जाएगी। वो किसी भी देश में अपने आप बेरोजगारी की स्थिति दूर नहीं हुई तथा इस बाजार की इस स्थिति में सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस तरह से यह सिद्धांत आनुभविक तथ्यों पर अभी आधारित नहीं है। तो ये इसकी मुख्य क्रिटिसिज्म है जो आज हमने की। तो आपने इस रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या जब करनी हो तो सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, इसके बाद इसकी एजम्पशन लिखनी है, फिर इन 3 पॉइंटों के आधार पे इसकी व्याख्या करो और इसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।